नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपी जीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश में पंचायती राज के बारे में। दोस्तों, हमारी यह पूरी वीडियो दो सेगमेंट में बटी होगी। एक सेगमेंट में हम देखेंगे ग्राम स्वशासन को और दूसरे में चर्चा की जाएगी नगर स्वशासन की। ग्राम स्वशासन के अंतर्गत हम देखेंगे ग्राम पंचायतों को, जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में 23,922 है। दोस्तों, संख्याएं भी आपको साथ ही साथ याद करनी है। जनपद पंचायत जिनकी संख्या 313 है और जिला पंचायत जिनकी संख्या अब 55 है। अब वर्तमान में 55 जिले शामिल हैं, तो उस आधार पर जिला पंचायतों की संख्या बढ़कर 55 हो जानी है 52 से। ठीक है। फिर इसी प्रकार से नगर स्वशासन में नगर पंचायत जिनकी संख्या 258 है। 298 याद रखना है दोस्तों, 258 मुंह से निकल गया। 298 नगर पंचायतों की संख्या है। नगर पालिका परिषद 99 है और नगर निगम 17 है। नवीनतम नगर निगम कौन सा है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। फिर हम चर्चा करते हैं समाचार के पन्नों से। दोस्तों, केंद्रीय ग्रामीण विकास और मत्स्य पशुपालन मंत्रालय द्वारा भोपाल में पशु सखी प्रशिक्षण ए हेल्प कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ध्यान रखना है, भोपाल में पशु सखी प्रशिक्षण ए हेल्प कार्यक्रम किसने शुरू किया? केंद्रीय ग्रामीण विकास और मत्स्य पशुपालन मंत्रालय ने किया। यह भी पूछा जा सकता है, पशु सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्य प्रदेश में कहां शुरू हुआ? तो भोपाल में शुरू हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों स्थानीय स्वशासन की, ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो हमने ऊपर देखा, ग्राम पंचायत की बात करेंगे जिसकी संख्या 23,922 है। जनपद पंचायत की बात करेंगे 313 जिनकी संख्या है। जिला पंचायत की बात करेंगे जिनकी संख्या 52,355 है। नगरीय क्षेत्र के प्रशासन में हम नगर पंचायत की बात करेंगे, संख्या है दोस्तों 298। नगर पालिका की बात करेंगे जिनकी संख्या 99 है और नगर निगम की बात करेंगे जिनकी संख्या 17 है। लेटेस्ट कौन सा है जो नया बना हुआ है, इसकी बात आप कमेंट सेक्शन में कर देंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के विकास की। और विकास कैसा देखेंगे, हम ब्रिटिश काल के दौरान विकास देखेंगे और स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार से किस स्तर पर विकास हुआ उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्रिटिश काल के दौरान हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, वर्ष 1864 ईस्वी की बात है। ईस्वी लगा दो या वर्ष लगा दो, एक ही बात है। तो वर्ष 1864 की बात है मध्य प्रदेश की। इस वर्ष में मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर में नगर पालिका परिषद की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना है, 1864 में मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। वहां पर नगर पालिका परिषद की स्थापना की गई। रिपन प्रस्ताव के तहत दोस्तों स्वशासन अधिनियम 1883 पारित हुआ और इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रांत में ग्रामीण व नगरीय स्वशासन का विकास किया गया। रिपन प्रस्ताव के तहत हुआ था स्वशासन अधिनियम 1883 पारित और ग्रामीण नगरीय स्वशासन का विकास किया गया था हर प्रांत में। फिर दोस्तों मध्य प्रांत एवं बरार ग्रामीण पंचायत अधिनियम 1920 में महाकौशल क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। ध्यान रखें, मध्य प्रांत एवं बरार ग्रामीण पंचायत अधिनियम 1920 के माध्यम से महाकौशल क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। फिर दोस्तों 1920 की बात है। 1920 में होलकर स्टेट ने पंचायत कानून लागू किया। 1926 में देवास, धार, नरसिंहगढ़ एवं ग्वालियर आदि ने भी पंचायती कानून लागू किए। तो ये तो बात हो गई दोस्तों ब्रिटिश काल के दौरान। अब चर्चा करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात। तो हम मध्य भारत, भोपाल राज्य, विंध्य प्रदेश और महाकौशल में बांटकर इन बातों की चर्चा कर लेंगे। ठीक है। ध्यान रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1946 में पारित हुआ था, जिसे वर्ष 1947 में लागू किया गया। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1946 में भी पारित हुआ था दोस्तों। 1947 में जिसे लागू किया गया था। और वर्ष 1948 में द्वारिका प्रसाद मिश्र ने जनपद योजना की सिफारिश की। किसने की जनपद योजना की सिफारिश? द्वारिका प्रसाद मिश्र ने वर्ष 1948 में की और यह दोस्तों 1 जुलाई 1948 से लागू हो गई। फिर बात करते हैं दोस्तों मध्य भारत की। तो 1949 में दोस्तों मध्य भारत पंचायत अधिनियम अधिनियमित किया गया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का प्रावधान किया गया। इसमें ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, केंद्र स्तर पर यानी केंद्र पंचायत ब्लॉक स्तर पर
और मंडल पंचायतें जिला स्तर पर शामिल थी। जो मध्य भारत में दोस्तों जो अधिनियम था, मध्य भारत पंचायती राज अधिनियम 1949 का, उसमें त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की बात की गई थी। ग्राम पंचायत थी ग्राम स्तर पर, केंद्र पंचायत थी ब्लॉक स्तर पर और मंडल पंचायत थी जिला स्तर पर। ग्राम पंचायत में वयस्क मताधिकार तथा गुप्त मतदान की चुनाव व्यवस्था की गई थी। इसमें दोस्तों केंद्र पंचायत तथा मंडल पंचायत के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता था। मध्य भारत की हमने बात की। अब बात करते हैं भोपाल राज्य की। तो 1952 में भोपाल पंचायत अधिनियम बना, जो 15 अगस्त 53 को लागू किया गया। प्रत्येक पटवारी हलके पर एक ग्राम पंचायत गठित की गई और इस दौरान लगभग 572 पंचायतें कार्यशील थी। ठीक है, यहाँ चीज़ें यदि आपको ध्यान नहीं रह पाती, याद नहीं होती, तो इनका लोड नहीं लेना है। ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें अभी आने वाली हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं विंध्य प्रदेश की। तो दोस्तों विंध्य प्रदेश का पुनर्गठन स्वतंत्रता के पश्चात पार्ट सी के रूप में वर्ष 1948 में किया गया। विंध्य प्रदेश में दोस्तों पंचायतों के अन्य प्रचलित नामों में पंच सभा, प्रजामंडल और टप्पा सभा शामिल थी। विंध्य क्षेत्र में दोस्तों पंचायत ग्राम पंचायत अधिनियम 1949 को 1951 में लागू किया गया। फिर बारी आती है महाकौशल की। तो दोस्तों महाकौशल स्वतंत्रता के बाद पार्ट ए का भाग था। सीपी बरार पंचायत अधिनियम 1946 लागू किया गया था, जिसमें आदिवासी जातियों के लिए अलग से पंचायत की व्यवस्था की गई थी। और दोस्तों महाकौशल क्षेत्र में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद सभा, न्याय हेतु न्याय पंचायत और आदिम जाति पंचायतें गठित की गई थी। इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है। फिर बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में पुनर्गठन के बाद पंचायती राज का विकास। तो दोस्तों अलग अलग अधिनियम समितियां बनी। सबसे पहले काशी प्रसाद पांडे समिति बनी थी वर्ष 1957 में। फिर पंचायती राज अधिनियम 62 आया, 81 आया, 90 आया, 93 आया। फिर दोस्तों जो 93 में आया था उसका संशोधन 2001 में आया। फिर से पुनः संशोधन 2004 में आया। तो सबसे पहले काशी प्रसाद पांडे समिति बनी थी कब? 1957 में। फिर 1962 में अधिनियम आया मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। फिर 81 में आया, फिर 90 में आया, फिर 93 में आया, फिर एक संशोधन 2001 में हुआ, फिर एक संशोधन 2004 में हुआ। सबसे पहले बात करेंगे काशी प्रसाद पांडे समिति की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थापना के पश्चात केंद्र सरकार के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 29 जुलाई 1957 में 15 सदस्यीय सुधार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने दोस्तों सितंबर 1958 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं को शामिल किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना इस प्रकार होगी। ग्राम स्तर पर दोस्तों ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगी और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। तो दोस्तों इसने भी 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। फिर बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 की। तो दोस्तों काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में जो 15 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, उस समिति के गठन के आधार पर यह त्रिस्तरीय अधिनियम लागू किया गया था। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 मध्य प्रदेश का पहला अधिनियम था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों 1962 में ही मध्य प्रदेश पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से यह अधिनियम लाया गया था। 1962 में दोस्तों भारत चीन युद्ध के कारण यह नियम प्रभावी नहीं हो सका। बहुत दुख के साथ हमें आज पढ़ना पड़ रहा है, उस समय कंडीशन झेली गई थी। ठीक, तो पहला प्रयास था, पहला अधिनियम था मध्य प्रदेश का पंचायती राज से संबंधित 1962 का। और इसमें दोस्तों काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में जो 15 सदस्यीय समिति बनी थी, उनमें जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की थी, तो त्रिस्तरीय अधिनियम लागू किया गया था। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 62 को निरस्त करके 81 ले आए। इस अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था पर पहली बार चुनाव संपन्न कराए गए। ठीक है, और फिर दोस्तों हमें बात करनी है 90 की, लेकिन उसके पहले बॉक्स में कुछ अन्य पंचायती अधिनियम लिखे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि सीपी बरार पंचायत अधिनियम, मतलब सीपी बरार ग्रामीण पंचायत अधिनियम 1920 का है, मध्य भारत पंचायत का 1949 का है, विंध्य प्रदेश का 51 का है, भोपाल का 52 का है। तो कैसा कैसा क्या क्या है? सीपी बरार का 20 का है, मध्य भारत का 49 का है, विंध्य प्रदेश का 51 का है, भोपाल का 52 का है। इनको ध्यान रख लेना है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1990 की। अब तक हम 1962, 1981 की बात कर चुके हैं, अब आते हैं 1990 पर।
तो दोस्तों मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981 को संशोधित करके पंचायती राज अधिनियम 90 लाया गया। यह अधिनियम दोस्तों 1990 में ग्रामीण विकास एवं उसकी समस्याओं को हल करने के लिए लाया गया था। इस चीज को ध्यान रखना है। अब बारी आती है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 की। यहाँ पर 3 तोप की सलामी दी जाए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिहाज से। और दोस्तों इस चैप्टर का आधार कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न, लगभग सभी प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलते हैं। याद रखें दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू किया गया। तो आपको 24 अप्रैल 1993 याद रखना है। इस दिनांक को 73वां संविधान संशोधन सभी या संपूर्ण देश में लागू किया गया। और दोस्तों सभी राज्यों को 1 वर्ष के अंदर कानून बनाने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश में दोस्तों पंचायती राज विधेयक विधानसभा में 29 दिसंबर 93 को पेश हुआ और 30 दिसंबर 93 को पारित हो गया। और दोस्तों मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक 25 जनवरी 1994 को लागू हुआ। तो दोस्तों ये 2 डेट तो आपको याद नहीं रखनी, आपको ध्यान रखना है। जो 73वां संविधान संशोधन था 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था। और दोस्तों मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 25 जनवरी 1994 को लागू किया गया था। तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 25 जनवरी 1994 और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 24 अप्रैल 1993 आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इस अधिनियम में 15 अध्याय और 132 धाराएं शामिल थी। दोस्तों नई संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों व नगर प्रशासन के चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था। और दोस्तों मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 10वीं विधानसभा में स्थापित किया गया। तो ध्यान रखना है 10वीं विधानसभा में यह विधेयक स्थापित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको इसको जरूर ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में संशोधन कब कब हुए। तो दोस्तों 4 बार संशोधन भी हो गए। प्रथम संशोधन 27 सितंबर 94 को हुआ, दूसरा 23 दिसंबर 94, तीसरा 19 दिसंबर 95, चौथा 28 दिसंबर 96। तो ये तो हो गए संशोधन। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2001 में आया था। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के नाम से 26 जनवरी 2001 को लागू किया। और एक पंचायत के प्रत्येक राजस्व एवं वन ग्राम के लिए अलग ग्राम सभा का गठन किया और कहा कि ग्राम सभा की बैठक महीने में 1 बार अनिवार्य रूप से हो। दोस्तों ग्राम सभा में गण पूर्ति, जिसे हम कोरम कहते हैं, कुल सदस्यों का 20% जिसमें 1/3 महिलाएं अनिवार्य कर दी गई। बात चल रही है संशोधन अधिनियम 2001 की। कहा गया कि कोरम दोस्तों कुल सदस्यों का 20% होगा और उसमें 1/3 महिलाएं होंगी और ग्राम सभा की बैठक महीने में 1 बार अनिवार्य है। 2001 के संशोधन अधिनियम के आधार पर बात कर रहे हैं दोस्तों। वर्तमान में स्थिति नहीं है, वर्तमान में क्या है उसकी चर्चा आगे करेंगे। दोस्तों प्रत्येक ग्राम सभा में एक ग्राम कोष की व्यवस्था की गई, जिसके निम्नलिखित अंग हैं। अन्न कोष होगा, श्रम कोष होगा, वस्तु कोष होगा और नगद कोष होगा। अब बात करनी है दोस्तों मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2004 की, जो वर्तमान में जारी है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। 14 दिसंबर 2004 को मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र में इसे प्रकाशित किया गया। और दोस्तों निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। क्या क्या परिवर्तन किए गए? कहा गया केवल 2 स्थायी समितियां होंगी, पहला ग्राम निर्माण समिति और दूसरा ग्राम विकास समिति। इन्होंने कहा कि हर महीने बैठक नहीं, 1 वर्ष में ग्राम सभा की 4 बैठकें अनिवार्य होना चाहिए, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। और ग्राम सभा में जो कोरम गण पूर्ति थी न्यूनतम 10% कर दी। पहले एक वाले में 20 कर दी थी उनने, अब यहाँ पर 10% अथवा 500 इसमें से जो भी कम हो, ऐसी व्यवस्था की गई मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2004 में। अब यहाँ हम तुलनात्मक रूप से भी देख लेते हैं 2004 में दोस्तों पंचायती राज एवं ग्राम पंचायत स्वराज अधिनियम में क्या क्या परिवर्तन किए गए। यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन होगा ग्राम स्वराज व्यवस्था 1 का और ग्राम स्वराज व्यवस्था 2004 का। तो ग्राम सभा की समितियों की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर पाएंगे कि 8 स्थायी समितियों के गठन की बात ग्राम स्वराज व्यवस्था 2001 में की गई थी। जैसे ग्राम विकास समिति, ग्राम सार्वजनिक संपदा समिति, ग्राम कृषि समिति, ग्राम स्वास्थ्य समिति, ग्राम रक्षा समिति, ग्राम अधोसंरचना निर्माण समिति, ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम सामाजिक न्याय समिति। इन 8 समितियों की बात की गई थी ग्राम स्वराज व्यवस्था 2001 में। लेकिन दोस्तों 2004 में कहा केवल 2 स्थायी समितियां होंगी, पहली ग्राम निर्माण समिति, दूसरी ग्राम विकास समिति। दोस्तों ग्राम सभा की समितियां महीने में कम से कम
एक बैठक जरूर करेंगी। 2001 में ऐसी बात कही गई थी। और 2004 में क्या कहा, वर्ष में कम से कम 4 बैठक होंगी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। यहाँ कम से कम 12 हो जाती और यहाँ कम से कम 4 कर दी, क्योंकि यहाँ पर हर महीने में एक बैठक की व्यवस्था कम से कम की गई थी। कोरम दोस्तों हमने देख ही लिया है, 20% अथवा 500 जो भी कम हो, इसमें 1/3 महिला अनिवार्य की गई थी वर्ष 2001 की व्यवस्था में। और दोस्तों वर्ष 2004 में से कम करके 10% अथवा 500 जो भी कम हो, यह व्यवस्था की गई गणपूर्ति या कोरम के लिए। महिलाओं की जो यहाँ पर कंडीशन थी 1/3, वो टोटली हटा दी गई। तो इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक। अब चर्चा की जाएगी मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, जिसमें निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर जनपद और फिर जिला पंचायत है। सबसे पहले बात होगी ग्राम पंचायत की। तो दोस्तों ध्यान से सुने, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी, ठीक। गांव के समूहों को मिलकर भी एक ग्राम पंचायत बनती है, बेंचमार्क जनसंख्या होता है। तो दोस्तों हर ग्राम पंचायत कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों से विभक्त होगी या 20 वार्डों से मिलकर बनेगी। वार्ड दोस्तों ग्राम पंचायत के चुनाव क्षेत्र होते हैं और हर वार्ड से एक पंच या वार्ड मेंबर चुना जाता है। जो सरपंच होता है गांव का मुखिया होता है। और दोस्तों सरपंच और पंच दोनों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दोस्तों जो उप सरपंच होता है ग्राम का, उसका चुनाव पंचों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ध्यान रखना है, सरपंच और पंच, इनका चुनाव होगा प्रत्यक्ष। जो उप सरपंच होगा इसका चुनाव होगा अप्रत्यक्ष। तो इस फैक्ट को नहीं भूलना है। दोस्तों ग्राम सभा एक सामान्य संस्था है, जबकि ग्राम पंचायत एक कार्यपालन और निर्वाचन संस्था है। ध्यान रखना है आपको, जो ग्राम सभा है वह कैसी संस्था है, वह एक जनरल सामान्य संस्था है। और ग्राम पंचायत कैसी संस्था है, एक कार्यपालन, एग्जीक्यूटिव और निर्वाचित संस्था है। दोस्तों मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 23,922 है। इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर बारी आती है जनपद पंचायतों की। दोस्तों हर जिला प्रखंडों या ब्लॉक में बटा होता है और हर ब्लॉक के लिए एक जनपद पंचायत बनाई जाती है। दोस्तों हर जनपद पंचायत में कम से कम 10 और अधिकतम 25 वार्ड होते हैं। और दोस्तों हर जनपद पंचायत का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जिन्हें निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी हुई है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। दोस्तों एक जनपद पंचायत 10 से 25 निर्वाचित जनपद सदस्य, उस ब्लॉक में आने वाले सभी विधायक, ब्लॉक क्षेत्र में आने वाली पंचायतों के 1/5 सरपंचों से मिलकर बनती है। किस किस से मिलकर बनती है एक जनपद पंचायत? जितने उसमें निर्वाचित सदस्य हैं 1 से 25, उस ब्लॉक में आने वाले सभी विधायक और उस ब्लॉक में आने वाले जितने भी सरपंच हैं उनके 1/5 से मिलकर बनती है एक जनपद पंचायत। दोस्तों सरपंच को जनपद पंचायत की आंशिक सदस्य के रूप में चक्रीय आधार पर लॉटरी के द्वारा 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। जो इस वर्ष 1/5 सरपंच है वो अगले वर्ष बदल जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे। और दोस्तों इस प्रकार से मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या है 313। इस तथ्य को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अब चर्चा करते हैं जिला पंचायत की। तो दोस्तों प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत बनाई जाती है। जिला पंचायत 10 से 35 वार्डों से मिलकर बनती है। और दोस्तों एक जिला पंचायत 10 से 35 निर्वाचित सदस्य, जिले से संबंधित या जिले से निर्वाचित लोकसभा तथा राज्यसभा सांसद और विधायकों से जिले की जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्षों को मिलाकर बनती है। कौन कौन होता है भाई जिला पंचायत में? जो सदस्य चुने जाते हैं वे तो होते ही हैं, साथ ही साथ लोकसभा, राज्यसभा और जो विधायक होते हैं उस क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं उनको मिलाकर, और जो जनपद पंचायतें हैं उनके सभी अध्यक्षों को मिलाकर बनती है जिला पंचायत। दोस्तों हर जिला पंचायत का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जिन्हें निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। और मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या 52 है। जिले 55 हो गए तो अब संख्या 55 हो जाएगी या हो गई होगी, इसको आपको देखना पड़ेगा। फिर दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार पंचायत व्यवस्था की। तो चलिए इस बिंदु पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक तरफ शर्तें लिखी है, फिर ग्राम पंचायत के लिए क्या है कंडीशंस, जनपद पंचायत के लिए, जिला पंचायत के लिए। सबसे पहले न्यूनतम जनसंख्या की शर्त देखते हैं। दोस्तों ग्राम पंचायत के लिए जो जनसंख्या की शर्त है, तो 1000 से ज्यादा जनसंख्या होनी चाहिए, तभी ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है संबंधित क्षेत्र में। जनपद पंचायत के लिए जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए, जिला पंचायत के लिए 50,000 से अधिक होनी चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर रेंज दर्शाना चाहें तो 1000 से 5000 के बीच बनेगी ग्राम पंचायत, ठीक। चूंकि 5000 से ज्यादा पर जनपद बनती है, तो 5000 से 50,000 के बीच बनेगी
जनपद पंचायत। और चूंकि 50,000 से ज्यादा पर जिला पंचायत का गठन होता है, तो 50,000 से अधिक पर बनेगी जिला पंचायत। तो ये रेंज आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। फिर दोस्तों वार्ड संख्या की बात करें तो पंचायत में 10 से 20, जनपद ग्राम पंचायत में 10 से 20, जनपद पंचायत में 10 से 25 और जिला पंचायत में 10 से 35 वार्ड होंगे। प्रमुख की बात करें तो ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच, जनपद पंचायत का प्रमुख जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत का प्रमुख जिला अध्यक्ष कहलाता है। सीधी सी बात है, कार्यकाल तीनों का 5 साल होगा और न्यूनतम आयु तीनों की 21 वर्ष है ही, तो यहां तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर बारी आती है दोस्तों मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्ष 1864 में महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत पहली बार जबलपुर को नगर पालिका बनाया गया। कब? 1864 में महाकौशल के अंतर्गत सबसे पहले जबलपुर को नगर पालिका बनाया गया। दोस्तों मध्य भारत में सर्वप्रथम नगर पालिका इंदौर को और विंध्य प्रदेश में दतिया को पहली नगर पालिका बनाया गया। फिर महाकौशल क्षेत्र में दोस्तों पहला नगर पालिका अधिनियम 1867 में लाया गया। ध्यान रखना है, महाकौशल क्षेत्र में पहला नगर पालिका अधिनियम 1867 में लाया गया। और दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम नगरीय संस्था मजलिस ए इंतजामिया का गठन 1907 में किया गया। पहली नगरीय संस्था कौन सी थी? मजलिस ए इंतजामिया थी, इसका गठन 1907 में किया गया। दोस्तों जबलपुर नगर निगम अधिनियम 1948 के तहत 1 जून 1950 को जबलपुर नगर पालिका से नगर निगम बनाया गया। ठीक। और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात प्रथम नगर पालिका अधिनियम 1956 में लागू हुआ और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 1962 को लागू किया गया। पहला नगर पालिका अधिनियम 1956 में लागू 56 में लागू हुआ। दोस्तों ध्यान रखें, 65 पता नहीं बार बार क्यों बोल रहा था मैं। जो पहला नगर पालिका अधिनियम 1956 में लागू हुआ और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम जो 1961 में आया था उसे 1 फरवरी 1962 को लागू किया गया। दोस्तों यदि ये फैक्ट आपको ध्यान भी ना हो तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना, बस प्रयास करना है रिवीजन करने का, दिमाग में चीजें बनी रहें, इनको टेंशन नहीं लेना ज्यादा। ठीक है दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इस अधिनियम का पालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। 74वें संविधान संशोधन लागू करने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1993 पारित किया गया और दोस्तों मध्य प्रदेश नगर पालिका विधेयक 30 दिसंबर 93 को विधानसभा में पारित हुआ। इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि हमने इसको पारित कर लिया था। नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर को मनाते हैं और इससे कोई लिंक नहीं है, पारित कर लिया था, मनाते हैं तो मनाते हैं नगरीय निकाय दिवस। फिर चर्चा करते हैं दोस्तों नगर पालिका अधिनियमों की अलग अलग, जो इस बॉक्स में दिए हैं। सीपी एंड बरार नगर पालिका अधिनियम 22 में आया था, विंध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 46 में आया था, जबलपुर नगर निगम अधिनियम 48 में आया था, मध्य भारत नगर पालिका अधिनियम 54 में आया था, भोपाल राज्य नगर पालिका अधिनियम 55, मध्य प्रदेश नगर पालिका नगर निगम अधिनियम 1956 में, इसको आप ध्यान रखें। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 61 में आया और फिर मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1993 में आया, जिसकी चर्चा हमने ऊपर करी। और फिर दोस्तों 2 नवंबर को हम मनाते हैं नगरीय निकाय दिवस। 2 नवंबर मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में मेरी गति तेज लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, अगले वीडियो से गति को नियंत्रित करने का हम प्रयास कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट और लिखा है, तुम्हें पता है मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां के सभी गांव संपर्क नामक वेबसाइट द्वारा ई शासन के अंतर्गत लाए गए हैं। तो संपर्क क्या है दोस्तों? एक वेबसाइट है जिसमें दोस्तों सभी गांवों को जोड़ा गया है ई शासन के तहत। तो ई शासन को बढ़ावा देने के लिए संपर्क एक वेबसाइट है। फिर दोस्तों नगरीय प्रशासन के त्रिस्तरीय निकायों की हम बात करें तो निचले स्तर पर नगर पंचायत, फिर नगर पालिका और फिर नगर निगम। 3 स्तर इस प्रकार से आप देख सकते हैं घटते से बढ़ते क्रम में, नगर पंचायत, फिर नगर पालिका, फिर नगर निगम। फिर दोस्तों सबसे पहले हमें चर्चा करनी है नगर पंचायत की। तो दोस्तों नगरीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से बस्तियों के उस समूह को सम्मिलित किया जाता है जिसके निवासी मुख्यतः गैर कृषि व्यवसायों में संलग्न होते हैं, उसे हम नगर पंचायत कह देते हैं, नगरीय क्षेत्र कह देते हैं। जहाँ के निवासी मेनली या मुख्य रूप से गैर कृषि व्यवसायों में संलग्न होते हैं, कृषि व्यवसायों में संलग्न होते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र हो जाते हैं।
दोस्तों यह ऐसे क्षेत्र जो ग्राम से शहर बनने की ओर अग्रसर है नगर पंचायत के रूप में निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों इन परिभाषाओं को याद रखना है, मेंस में भी काम में आती हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सामाजिक रूप से जब चर्चा करते हैं कहीं, जब आप ऐसी चीजें बोलते हैं तो सुनने में भी अच्छी लगती है, तो उस हिसाब से भी आप सुने। दोस्तों यह नगरीय क्षेत्र का प्रथम स्तरीय निकाय है। क्या? नगर पंचायत प्रथम स्तरीय निकाय है नगरीय क्षेत्र का, ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत जनपद पंचायत मत मार देना आप आंसर, जिला पंचायत मत मारना, आप नगर पंचायत मारेंगे, ठीक है। दोस्तों मध्य प्रदेश में नगर पंचायत 5,000 से 20,000 जनसंख्या पर बनाई गई है। नगर पंचायतों को 10 से 20 वार्डों में विभाजित किया जाता है और दोस्तों इस प्रणाली के द्वारा चुने गए पार्षद अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो ध्यान रखना है, जो नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे उनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। नगर पंचायत का दोस्तों प्रशासनिक प्रमुख मुख्य नगर पंचायत अधिकारी होता है, इसको ध्यान रख लेना है। फिर नगर पालिका की बात करते हैं तो दोस्तों नगर पालिका का गठन उन नगरीय क्षेत्रों के लिए होता है जहां जनसंख्या 50,000 से 3 लाख होती है और नगर पालिका को 20 से 40 वार्डों में विभाजित किया जाता है। इसके पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष, अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। दोस्तों नगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिसे हम चीफ म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसर कहते हैं, ये होता है। दोस्तों संबंधित क्षेत्र के सांसद व विधायक नगर पालिका के पदेन सदस्य होते हैं। फिर बारी आती है नगर निगम की। तो दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों में नगर निगमों का गठन संसद के अधिनियम तथा राज्यों में नगर निगमों का गठन राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा होता है। तो संघ राज्य क्षेत्रों में तो भाई संसद का अधिनियम ही चाहिए और हमारे राज्यों में राज्य विधानमंडल के अधिनियम से काम हो जाएगा। दोस्तों नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख तो महापौर होता है और दोस्तों जो महापौर होता है महानगर का प्रथम नागरिक कहलाता है और दोस्तों महापौर नगर निगमों की बैठक की अध्यक्षता करता है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। दोस्तों महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, कार्यकाल कितना होगा यह विषय राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है और दोस्तों नगर निगम के सदस्य पार्षद कहलाते हैं और नगर निगम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त होता है। आयुक्त को इंग्लिश में कमिश्नर कहते हैं। क्या कहते हैं? कमिश्नर कहते हैं। तो नगर निगम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त होता है, जैसा नगर पालिका में चीफ म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसर सीएमओ होता है ना, उसी प्रकार से नगर निगम में आयुक्त होता है, कमिश्नर होता है। दोस्तों मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव 1994 में पार्षद द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, लेकिन दोस्तों वर्ष 2000 के बाद मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश में उप महापौर का पद नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश में नगर निगम की। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 16 नगर निगम है, अभी हमने 17 पढ़े थे, तो यहाँ पर दोस्तों 17 कर लें आप, क्योंकि अब 17 हो चुके हैं। पहला भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, रतलाम, मुरैना, सिंगरौली, बुरहानपुर, देवास, सतना, कटनी, खंडवा और भिंड। दोस्तों भिंड लेटेस्ट है, गलती से यहाँ पर 16 प्रिंट हो गया, 17 आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों नगर निगम एक प्रस्ताव थे दतिया, जो आगे चल के बनाया जाएगा। दोस्तों 7 नगर निगमों में महापौर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, आपको इसको भी ध्यान रखना है कि 17 में से कितने नगर निगम में महिलाओं के लिए पद आरक्षित है, तो 7 में महिला महापौर के लिए पद आरक्षित किया गया है। अब चर्चा करते हैं नगर निकाय के लिए जो आवश्यक योग्यताएं शर्तें हैं उनकी। तो दोस्तों नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के आधार पर हम शर्तों को देखते हैं। जनसंख्या की क्या शर्त है? नगर पंचायत में 5,000 से 20,000, नगर पालिका में 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या और नगर निगम में 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या होनी चाहिए। वार्ड संख्या नगर पंचायत में 10 से 20, नगर पालिका में 20 से 40, नगर निगम में 40 से 85। प्रमुख की बात करें तो भाई नगर पंचायत का प्रमुख अध्यक्ष होता है, नगर पालिका का भी अध्यक्ष होता है, नगर निगम में से हम महापौर या मेयर कह देते हैं। कार्यकाल दोस्तों तीनों का 5 वर्ष है और यदि न्यूनतम आयु की बात करें तो नगर पंचायत में चुनाव के लिए या नियुक्त होने के लिए 21 वर्ष, नगर पालिका में भी 21 वर्ष, लेकिन दोस्तों नगर निगम में आयु बढ़ा के अब 25 वर्ष कर दी गई है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में चुनावों में न्यूनतम आयु। तो मुख्यमंत्री विधायक के लिए तो भाई 25 वर्ष न्यूनतम चाहिए बनने के लिए, राज्यपाल के लिए 35 हम जानते ही हैं, सरपंच उप सरपंच के लिए 21 वर्ष और महापौर के लिए दोस्तों 25 वर्ष कर दी गई है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, उसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। कमला जान और कमला बुआ में अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, क्यों होते हैं इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। दोस्तों वर्ष 2000 में कटनी जिले से कमला जान देश की पहली किन्नर महापौर चुनी गई, ध्यान रखना है। कमला जान कटनी से वर्ष 2000 में पहली किन्नर महापौर चुनी गई और दोस्तों वर्ष 2009 में सागर की पहली किन्नर महापौर कमला बुआ चुनी गई। तो दोनों में अंतर है, कमला बुआ सागर की पहली महापौर चुनी गई 2009 में और जो कमला जान है 2000 में कटनी जिले की पहली किन्नर महापौर चुनी गई। तो अब इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है दोस्तों।
अब चर्चा करते हैं हम अगले बिंदु की कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज से संबंधित तथ्य और मुद्दे क्या हैं। ग्राम सभा के बारे में भी थोड़ा बहुत देखना है। दोस्तों, अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। दोस्तों, ग्राम सभा ग्राम में उपस्थित सभी मतदाताओं से मिलकर बनी होती है। ध्यान रखना है, सभी मतदाताओं से मिलकर बनी होती है। सारी जनसंख्या को उसमें इकट्ठा नहीं करते, सिर्फ सभी मतदाताओं को लेते हैं। दोस्तों, ग्राम सभा गठन का उद्देश्य है प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथों में सौंपना। डायरेक्ट जो हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स है वो आम जनता के हाथ में सौंपना। ग्राम सभा की बैठक साल में 4 बार होना आवश्यक है। संशोधन 2004 में हुआ था, नहीं तो 2001 में तो कहते थे कि कम से कम एक बैठक हर महीने कराओ। दोस्तों, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच करेगा, करेगी। जो फीमेल होगी तो करेगी, लड़का होगा तो करेगा। कॉमन सेंस वाली बात है। सरपंच उपस्थित नहीं है तो उपसरपंच अध्यक्षता कर लेगा, और दोनों अनुपस्थित है तो किसी वरिष्ठ पंच द्वारा अध्यक्षता की जाती है। दोस्तों, ग्राम सभा बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पहले दी जाती है, और ग्राम सभा बैठक बुलाने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। अब पंचायतों में महिला आरक्षण की बात करें तो 2008 में दोस्तों पंचायत चुनाव में सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य था बिहार। दूसरा था मध्य प्रदेश। पहला कौन है? बिहार है। दूसरा कौन है? मध्य प्रदेश है। दोस्तों, इसके अलावा उत्तराखंड, हरियाणा आदि राज्यों में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया हुआ है। फिर दोस्तों, मध्य प्रदेश पंचायिका की बात करते हैं तो दोस्तों पंचायत विभाग द्वारा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसका नाम है पंचायिका। कब से किया जा रहा है? वर्ष 1997 से किया जा रहा है। दोस्तों, इस मासिक पत्रिका का नाम है मध्य प्रदेश पंचायिका। प्रकाशन भोपाल में दोस्तों मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा किया जाता है। माध्यम क्या है जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दें। मेंस में हम 3 मार्कर में भी इसकी चर्चा करेंगे। यदि आपने बहुत सपोर्ट किया तो आपके लिए मेंस का कोर्स शुरू किया जाएगा हमारे द्वारा। याद रखना है, कंप्लीट कोर्स विदाउट एनी कॉस्ट विद हैंड रिटन नोट्स आपको कवर कराया जाएगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, बहुत ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़े बहुत सपोर्ट से काम नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। फिर समाचार के पन्नों की बात करें तो वर्ष 2022 में दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने महापौर की न्यूनतम आयु 21 से बढ़ाकर 25 कर दी। पहले 21 वर्ष में महापौर बन सकते थे, लेकिन अब 25 से कम में कंप्रोमाइज नहीं होगा। 25 वर्ष आयु चाहिए महापौर बनने के लिए अब कम से कम। फिर दोस्तों, गांव का मुखिया सरपंच के अधिकार की बात करें तो दोस्तों ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है, इसीलिए तो हम चुनते हैं, हम सभी जानते हैं। ग्राम पंचायत के अभिलेखों तथा रजिस्टरों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ग्राम पंचायत की निधि का सही जगह उपयोग करता है या करना, और राज्य सरकार द्वारा दिए गए दायित्वों का पालन करना। पंचायत नियम में अपेक्षित किए गए समस्त विवरण और रिपोर्ट तैयार करना। ये दोस्तों कार्य भी होते हैं, जिम्मेदारियां भी होती हैं, और कुछ अधिकार भी इनके लिए इनको दिए जाते हैं ताकि ये सभी कार्य सुचारू रूप से चल सकें। फिर गांव का उप सरपंच। दोस्तों, ग्राम पंचायत में उप सरपंच सरपंच के सहायक के रूप में काम करता है। सरपंच की अनुपस्थिति या किसी आकस्मिक कारण से सरपंच का पद खाली रहने पर उप सरपंच ही सरपंच के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। दोस्तों, उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए वार्ड पंचों के द्वारा होता है। इसके लिए पीठासीन अधिकारी सरपंच के निर्वाचन के 15 दिनों के बाद उप सरपंच का चुनाव करा सकता है। उप सरपंच पद के लिए न्यूनतम योग्यता 21 वर्ष होती है, इसको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं ग्राम सचिव की। तो दोस्तों, ग्राम सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ध्यान रखना है आपको, ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। दोस्तों, ग्राम सचिव ग्राम पंचायत तथा सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। जो ग्राम सचिव है वो ग्राम पंचायत तथा गवर्नमेंट के बीच एक कड़ी का काम करता है। दोस्तों, ग्राम सचिव का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत का लेखांकन करना होता है। दोस्तों, ग्राम सभा बैठक की पूर्व सूचना सदस्यों तक पहुंचाने का कार्य भी कौन सुनिश्चित करता है? पंचायत सचिव सुनिश्चित करता है, और पंचायत के सभी रिकॉर्ड दस्तावेज ग्राम सभा की बैठक में लेकर आता है कौन? ग्राम सचिव। फिर दोस्तों, बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के प्रमुख पद एवं चुनाव प्रक्रिया की। तो दोस्तों, विधानसभा चुनाव और सरपंच के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, ये चर्चा हमने कर ही ली है। इसके अलावा दोस्तों उप सरपंच का चुनाव, जनपद पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। किस किस का चुनाव? उप सरपंच का चुनाव, जनपद अध्यक्ष का चुनाव, जनपद पंचायत के अध्यक्ष की बात चल रही है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव, इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। फिर दोस्तों, महापौर जो कि नगर निगम का होता है, पार्षद और पंच, इनके चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं। फिर से देख लेते हैं। विधानसभा चुनाव, सरपंच का चुनाव, पार्षद का चुनाव, महापौर मेयर का चुनाव और पंच का चुनाव, इनके चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष किसके होते हैं? तो उप सरपंच का, जनपद पंचायत अध्यक्ष का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, नगर पंचायत अध्यक्ष का और नगर पालिका अध्यक्ष का, इनके चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष, इनको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं पंचायत से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों की। तो दोस्तों अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं दी हैं। अनुच्छेद 243 ए में दिया है ग्राम सभा के बारे में उल्लेख। ठीक, ध्यान रखें परिभाषा 243 में दी हुई है। ग्राम पंचायत या पंचायत से संबंधित अनुच्छेदों की हम बात करें तो परिभाषाएं हैं इसके संबंध में अनुच्छेद 243 में। ग्राम सभा है अनुच्छेद 243 ए में। 243 बी में है दोस्तों गठन। बी से बनाना याद करो, मतलब गठन करना। ठीक, सी से संरचना याद कर लो, तो 243 सी में संरचना होगी। डी से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, 243 डी में डिस्ट्रीब्यूशन है सीटों का, मतलब आरक्षण में हम बांटते हैं ना सीटें, तो डी से डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्थानों का आरक्षण। ई से ईरा याद कर लो, बोलते ना किस ईरा के इंसान हो यार, मतलब है ना, ईरा मतलब समय अवधि से लेते हैं, तो ई से ईरा मतलब पंचायतों की समय अवधि। 243 एफ, एफ से आप योग्यता याद कर लो। जी से आप शक्तियां याद कर लो पंचायत की। एफ से सदस्यों के लिए योग्यताएं, और जी से आप कैसे याद करोगे, पार्ले जी आपने सुना होगा, पार्ले जी खाते हैं तो शक्तियां आ जाती हैं। 243 जी में पंचायतों की शक्तियों का उल्लेख है। 243 एच में है पंचायतों की कर शक्तियां। पंचायत की शक्तियां 243 जी में है, पंचायत की कर की शक्तियां 243 एच में है। जी और एच आप लाइन से याद कर लो, तो पार्ले जी कर लोगे जब, तो उसके बाद सीधा एच आना है, तो कर शक्तियां हो गई। 243 आई, आई मतलब इनकम, इनकम मतलब फाइनेंस, वित्त से आप जोड़ेंगे तो वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन। 243 जे पंचायतों का लेखांकन। 243 जे 243 के निर्वाचन सबको याद है, पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 एल में दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 एन दोस्तों प्रत्येक राज्य 1 वर्ष के भीतर पंचायती राज्य को लागू करेगा। ध्यान रखना है दोस्तों, जो स्टार वाला पॉइंट है मतलब 243 एन है, इसमें है इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों 25 जनवरी 1994 को, कब 25 जनवरी 1994 को इस अधिनियम को लागू कर दिया था मध्य प्रदेश में, क्योंकि 243 एन में लिखा था कि हर राज्य के लिए इसे 1 वर्ष के भीतर लागू करें, ऐसी उन्होंने हिदायत दी थी। तो मध्य प्रदेश ने 25 जनवरी 1994 को इसे लागू कर दिया था। राष्ट्र में पूरे देश में कब लागू हुआ था मैंने आपको बताया है, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो दोस्तों ये सभी अनुच्छेद आपको याद करने हैं, कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ डायरेक्ट याद करने हैं, मिक्स करके याद करेंगे तो सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगी। दोस्तों अब बात करते हैं कौन किसको त्याग पत्र दे सकता है। तो दोस्तों जनपद सदस्य देगा जनपद अध्यक्ष को, जनपद अध्यक्ष देगा कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को, जनपद उपाध्यक्ष भी कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को देगा। दोस्तों जिला पंचायत सदस्य देगा जिला पंचायत अध्यक्ष को, जिला पंचायत अध्यक्ष देगा संभागीय आयुक्त को, और जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी संभागीय आयुक्त को देगा। तो ध्यान रखना है, सदस्य तो देंगे अध्यक्षों को त्याग पत्र, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे, जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष देंगे कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को। इसी प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष देंगे संभागीय आयुक्त को अपना त्याग पत्र। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है तरीके के माध्यम से। यदि आप सही तरीके से याद करते हैं तो बहुत लंबे समय तक आपके लिए चीजें याद रहेंगी। ठीक, ऐसा मुझे विश्वास है, और आप इसको प्रयास करके देख सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद एवं उनके प्रावधान की। तो दोस्तों पी में परिभाषा दी है, वहां पर 243 में परिभाषाएं दी हुई थी पंचायत के संबंध में, 243 ए में ग्राम सभा थी, यह पी में परिभाषाएं हैं। क्यू में दोस्तों गठन है, वहां पर हमने देखा था बी से बनाना, बनाना मतलब गठन करना। आर में दोस्तों स्ट्रक्चर है, रीस्ट्रक्चर याद करना है, मतलब संरचना याद करना है। एस में दोस्तों वार्ड समितियों का गठन है, एस से समितियां याद करना है। दोस्तों 243 आपको खुद से जोड़ना है, अंडरस्टूड है उतनी चीज में, ऐसे बोलूं तो 243 एच की ही बात हो रही है, क्योंकि ओवरऑल 243 अनुच्छेद की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों टी में स्थानों का आरक्षण है, वहां डी से हमने देखा था पंचायत में 243 डी में आरक्षण, यहां पर आरक्षण है 243 टी में। अब कैसे याद रखेंगे, एस ई ए टी बड़ा बना दें, तो टी 243 टी मतलब सीट का आरक्षण, इस प्रकार से आप याद करें। 243 यू में अवधि है, वहां पर ई में देखा था हमने अवधि, यहाँ यू में अवधि है, यू से उम्र याद करो, उम्र मतलब आयु, आयु मतलब अवधि, इस तरीके से रिलेट करेंगे आप। वी में दोस्तों क्या है, सदस्यों के लिए निर्भरताएं के लिए योग्यताएं हैं। डब्ल्यू में क्या है, शक्तियां हैं, वहां पर हमने जी में शक्तियां पढ़ी थी पार्ले जी करके, आप यहाँ WWF में शक्ति प्रदर्शन होता है तो उससे याद करें, डब्ल्यू में शक्तियां हैं।
एक्स में फिर दोस्तों उसके बाद कर आरोपित करने की शक्तियां हैं, वहां पर जी में हमने शक्तियां पढ़ी थी, एच में पंचायत कर आरोपण पढ़ा था, यहाँ पर डब्ल्यू में हमने ऐसी नॉर्मल नगर पालिकाओं की शक्तियां पढ़ी, और एक्स में हमने उसके जस्ट बाद कर आरोपित करने की शक्तियां पढ़ ली। वहां पर हमने दोस्तों वित्तायोग पढ़ा था, यहाँ पर भी दोस्तों बाय में आप वित्तायोग देख सकते हैं। जेड में दोस्तों क्या है, नगर पालिका के लेखाओं की संपरीक्षा है, और 243 जेड है दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से जरूर सुने, जेड ए में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन और चुनाव आयोग की बात की गई है। जेड बी में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। जेड सी में क्या है, इस भाग के कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना। दोस्तों जेड डी और जेड ई जरूर पढ़ना। जेड डी में जिला योजना समिति है, जेड ई में महानगर योजना समिति है। जेड डी आप याद कर लें, डी मतलब डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, तो जेड डी में क्या है, जिला योजना के लिए समिति, और फिर जेड ई बचा तो उसके लिए ऑटोमेटिकली महानगर योजना के लिए समिति आप देख लें। ठीक, उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर होगी। अनुच्छेद को आपको इसी प्रकार से नेमोनिक्स के साथ याद करना है ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो आपके लिए। अब चर्चा करनी है पंचायती राज से संबंधित संस्थानों की, इसमें से आपको किसी को भी नहीं भूलना है। सबसे पहले दोस्तों महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी में है। महात्मा गांधी जबलपुर में है, संजय गांधी पचमढ़ी में है। वाल्मी दोस्तों भोपाल में है, और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भी भोपाल में है। वाल्मी और भारतीय मृदा विज्ञान कहाँ पर है, भोपाल में है। और दोस्तों वारली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन कहाँ पर है, इंदौर में है। ध्यान रखना है दोस्तों, वाल्मी भोपाल में है लेकिन वारली कहाँ पर है, इंदौर में है। और दोस्तों बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र, साथ ही साथ राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र, ये दोनों जबलपुर में है। तो जबलपुर में हमने क्या देखा, बोरलॉग इंस्टीट्यूट देखा, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र देखा, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान देखा। फिर दोस्तों भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। दोस्तों वाल्मी भी हमने भोपाल में ही देखा है। स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट रतलाम में है। सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगरीय प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। ठीक, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। ध्यान रखना है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है, हैदराबाद में है। और राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है, जबलपुर में है। महात्मा गांधी के नाम से है, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। इतना आपको ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं यंत्रदूत ग्राम की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में यंत्रदूत ग्राम के नाम से पूर्ण रूप से मशीनीकृत गांव जाना जाता है। अब यंत्रदूत ग्राम कौन है, ऐसे ग्राम जो पूर्ण रूप से मशीनीकृत हैं। फिर ग्राम स्वराज योजना, दोस्तों 26 जनवरी 2001 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था को लागू किया गया था। कब किया गया था, 26 जनवरी वर्ष 2001 को किया गया था। ठीक, अब चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की। कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना तो हुई थी 1964 में, लेकिन 1994 में महात्मा गांधी के 125वें जन्म दिवस के अवसर पर इस संस्थान का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया। तो ध्यान रखना है, जो मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान है उसकी स्थापना 1964 में हुई थी, और 1994 में इसका नाम महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कर दिया गया। और दोस्तों जून 1996 में, कब, जून 1996 में भारत सरकार द्वारा इसे स्वायत्त शासी संस्था बना दिया गया, ऑटोनोमस बना दिया गया। फिर पंचायत दर्पण की यदि हम बात करें तो पंचायत दर्पण पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्मित वेबसाइट है। तो पंचायत दर्पण क्या है दोस्तों, एक वेबसाइट है, शासन द्वारा बनाई गई है। क्यों बनाई गई है, ताकि पंचायत की जो योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा सके, उनके क्रियान्वयन को ट्रैक किया जा सके। और दोस्तों यह 1 मई 2014 को कहां से लॉन्च की गई, भोपाल से लॉन्च की गई 1 मई 2014 को। पंचायत दर्पण एक वेबसाइट है। ठीक, फिर जिला योजना समिति की हम बात करें तो मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम कब आया, 19 मई 1995 को आया। तो इस अधिनियम को ध्यान रख लें, कब आया, वर्ष 1995 को आया मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम। दोस्तों जिले के प्रभारी मंत्री को ही जिला योजना समिति के अध्यक्ष बनाया जाता है। और प्रभारी मंत्री दोस्तों तब तक जिला योजना समिति के अध्यक्ष होगा जब तक कि वह राज्य सरकार का मंत्री है। और संबंधित जिले के कलेक्टर को जिला समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। 19 मई 1995 को पारित किया गया था मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम। अब चर्चा करते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में अब तक पंचायती चुनाव हुए कितनी बार हैं। तो दोस्तों
मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात, कब हुआ था गठन? 1 फरवरी 1994 को हुआ था। तो उसके पश्चात अब तक 6 बार पंचायत की आम चुनाव हो चुके हैं। 6वीं बार दोस्तों जून जुलाई 2022 में हुए थे। इसके पहले आप 6 बार हो चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 94, 95, फिर 5 साल बाद 99, 2000, फिर 2004, 2005 में हुआ था, फिर 2009, 10 में हुआ था, फिर 2014, 15 में, फिर अभी जून जुलाई 2022 में चुनाव संपन्न कराए गए। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपके एग्जाम की तैयारी में सहायक साबित हुई होगी। यदि ऐसा है तो आपको अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही साथ प्रेस करना है बेल आइकन और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक दोस्तों, इतना ध्यान रखते हुए लगातार मेहनत करनी है, पढ़ाई करते रहना है। जय हिंद, वंदे मातरम।